हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल पे मैं वीडियो बना रहा हूं। ये 3 to 4 पार्ट में वीडियो बनाएगा। फर्स्ट पार्ट में जो आपका ये फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग एजीसी के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एजीसी कि ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल क्या होता है, इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है। एजीसी आज की डेट में मॉडर्न पावर सिस्टम ग्रिड में, जो आपका ग्रिड सब इंटरकनेक्टेड ग्रिड है, इस ग्रिड के स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए एजीसी को क्यों लाया गया है। एजीसी आपका 2022 के बाद आपका लागू किया गया है और एजीसी का जो नोडल एजेंसी है वो आपका एनएलडीसी होता है। एनएलडीसी जो होता है वो जो भी एसआरएस प्रोवाइडर है, जो आपका सेकेंडरी रिस्पांस एंसिलरी सर्विस प्रोवाइडर है, उसको ऑटोमेटिक आपका लोड का डिमांड देता है, उसके लोड के आउटपुट को एडजस्ट करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और ये आपका एजीसी क्या होता है, एजीसी आपका सेकेंडरी रिस्पांस होता है। आपका आरजीएमओ एफजीएमओ क्या था, प्राइमरी रिस्पांस था। एक आपका टर्सरी रिस्पांस भी होता है जो कि आपका बैटरी स्टोरेज होता है, पंप स्टोरेज वगैरह होता है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक मेंबरशिप नहीं लिए, मेंबरशिप लें। मेंबरशिप लेने से आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उसमें मैसेज कीजिए। जो भी डाउट हो पावर प्लांट से रिलेटेड आप उसमें मैसेज कीजिए, मैं आपको उसमें रिप्लाई दूंगा। तो आइए इस पार्ट 1 ऑफ एजीसी को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल एजीसी का मेन इंपॉर्टेंट काम क्या होता है और ये क्यों लाया गया। न्यू कंसेप्ट है, 2022 के बाद ये कंसेप्ट आया। ये कंसेप्ट लाने के पीछे क्या रीजन था। देखिए, एजीसी इज ए क्रूशियल सिस्टम इन पावर ग्रिड। ये पावर ग्रिड का एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इंश्योर्ड द बैलेंस बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड डिमांड, देयरबाय मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम फ्रीक्वेंसी। देखिए, एजीसी का जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो अभी आपका इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड सिस्टम है उसको स्टेबिलिटी को मेंटेन करना होता है। मीन्स एजीसी ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल सिस्टम इज ए फंडामेंटल एंड इंडिस्पेंसिबल सिस्टम फॉर मेंटेनिंग द रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द मॉडर्न इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड्स। आपके ग्रिड के को स्टेबल रखने के लिए ये कंसेप्ट लाया गया। ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल का जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो इसका फंडामेंटल रोल है, टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द ग्रिड विद इन द अलाउबल रेंज। ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल इंश्योर्स द स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन ऑफ द ग्रिड। देखिए, जितना भी अभी आपका क्या है पावर प्लांट है, सभी क्या है ग्रिड से कनेक्टेड है। चाहे वो आपका रिन्यूएबल एनर्जी हो या थर्मल पावर प्लांट हो, हाइडल हो, जितना भी आपका सोलर हो, विंड हो, जितना भी। अभी तो रिन्यूएबल एनर्जी धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ता जा रहा है और सारा का सारा सोर्सेज क्या है आपका ग्रिड से कनेक्टेड है और सारा ग्रिड आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो एजीसी का डिमांड अभी बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इट्स नेसेसिटी अराइजेस फ्रॉम द डायनेमिक नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड द कंजम्पशन। आपका क्या है कि डायनेमिक नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है। जैसे आपका सोलर है, वो डायनेमिक नेचर है। अभी आपका सन है, पावर जनरेशन दे रहा है, अचानक क्लाउड आ गया, पावर जनरेशन स्टॉप हो जाएगा। विंड है, विंड का भी आपका वेलोसिटी है, आपका विंड एनर्जी डेवलप हो रहा है, जनरेट हो रहा है, अचानक विंड का वेलोसिटी कम हो गया, तो क्या होगा कि विंड एनर्जी का जनरेशन कम हो जाएगा। तो जिस प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ग्रिड का स्टेबिलिटी भी आपका डिक्रीज करता जा रहा है। क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी को आप इंश्योर नहीं कर सकते कि भाई आपका अभी इतना मेगावाट दे रहा है, इतना मेगावाट अभी देता रहेगा। आपका डे टाइम में भी आपका सोलर में प्रॉब्लम आ सकता है कि मान लीजिए कि आपका अचानक सन है, अभी आपका वेदर चेंज हो गया, क्लाउड आ गया, आपका अचानक पावर जनरेशन स्टॉप हो जाएगा ग्रिड में। और इवन सिर्फ जनरेशन साइड से ही प्रॉब्लम नहीं है, आपका कंजम्पशन साइड से भी इशू आ रहा है। कि मान लीजिए कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरकास्ट करते हैं कि इस एरिया में पावर डिमांड इतना होगा, लेकिन आप उसको एश्योर नहीं कर सकते कितना ही डिमांड रहेगा। ये होता है रियल टाइम, जब हम लोग मेजर करते हैं तब पता चलता है। अभी आपका 200 मेगावाट का, मान लीजिए कि इस एरिया में किसी एक पार्टिकुलर रीजन में मान लीजिए 200 मेगावाट का डिमांड है, अचानक उस एरिया का डिमांड आपका बढ़ सकता है। आप तो चूंकि उसको 24 आवर फॉरकास्ट करते हैं,
लेकिन एक्चुअल कंजम्पशन कितना होगा, एक्चुअल डिमांड कितना होगा, वो वेरी कर जाता है। तो अभी क्या है कि आपका डायनामिक नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर भी है, डायनामिक नेचर ऑफ कंजम्पशन भी हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका ग्रिड का स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होता हो जा रहा है। इसीलिए एजीसी का कंसेप्ट लाया गया कि एजीसी आपको इंश्योर करता है कि भाई आपका ग्रिड का जो ऑपरेशन होगा वो स्टेबिलिटी होगा एंड रिलायबल होगा। देखिए, इट्स इंपॉर्टेंस हैज ग्रोन इवन मोर with the increasing complexity of electricity network and the integration of diverse energy sources। क्या है, आपका रिन्यूएबल एनर्जी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब आपको अभी तो जितना भी थर्मल पावर प्लांट है सबको बोला गया है कि आपको रिन्यूएबल एनर्जी का परसेंट, जितना आप थर्मल ऐड कर रहे हैं उसका कुछ एक परसेंटेज आपको रिन्यूएबल एनर्जी भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ग्रिड और सारा का सारा पावर प्लांट क्या है, ग्रिड से कनेक्टेड है। तो जितना ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का परसेंटेज बढ़ता जाएगा, ग्रिड को स्टेबिलिटी रखना बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क होता जाएगा आपको। देखिए, की इंपॉर्टेंस ऑफ ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल। ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल का जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। फर्स्ट है आपका है कि मेंटेनिंग ग्रिड फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी। मैंने आपको पहले बताया फ्रेंड कि एजीसी का जो मेन इंपॉर्टेंट काम होता है to ensure the stability, reliability and economic operation of the grid। कैसे मेंटेन करता है? देखिए, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट जो है कि मेंटेनिंग द जनरेशन एंड द लोड। आपका जो जनरेशन हो रहा है, पावर प्लांट का जो जनरेशन हो रहा है एंड आपका जो लोड है, डिमांड जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके बीच बैलेंसिंग मेंटेन करता है। The fundamental role of the automatic generation control is to maintaining the delicate balance between the total power generated and the total power demand in the system। एजीसी क्या करता है कि आपको एक डेलिकेट बैलेंस करता है कि टोटल पावर जनरेशन कितना हो रहा है और टोटल आपका सिस्टम का डिमांड कितना है, उस दोनों के बीच बैलेंस क्रिएट करता है। And any mismatch arises, the system frequency to deviate from its nominal value 50 Hz। अगर आपका इसी में आपका जो सप्लाई और डिमांड में अगर कुछ भी अगर मिसमैच होगा तो सिस्टम का फ्रीक्वेंसी जो है, जो उसका नॉमिनल वैल्यू है, जो हम लोग 50 हर्ट्ज मेंटेन करते हैं, उससे आपका डेविएट कर जाएगा। क्या होता है फ्रेंड, देखिए इसको कि हम लोग का एसी पावर सिस्टम है और एसी पावर सिस्टम में क्या होता है कि सिस्टम फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द जनरेटर। हम लोग का जो सिस्टम फ्रीक्वेंसी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द जनरेटर। जनरेटर का स्पीड जनरली हम लोग इंडिया में कितना मेंटेन करते हैं, आपका 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज के लिए जनरेटर का स्पीड कितना होना चाहिए, 3000 आरपीएम होना चाहिए। दिस इज द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द जनरेटर होता है। एंड फॉर द ग्रिड टू ऑपरेट रिलायबली, आप चाहते हैं कि ग्रिड रिलायबल ऑपरेशन हो ग्रिड का, तो जनरेशन एंड द लोड मस्ट बी प्रिसाइजली बैलेंस्ड एट एवरी मोमेंट। ग्रिड का ऑपरेशन रिलायबल तभी होगा जब आपका जनरेशन और लोड जो आपका डिमांड है वो एवरी मोमेंट आपका प्रिसाइजली बैलेंस्ड है। अगर आपका जनरेशन इक्वल्स टू लोड तो सिस्टम का फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर आपका मिसमैच हो जाता है, जनरेशन और लोड में अगर मिसमैच होता है तो उससे प्रॉब्लम होता है। देखिए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेविएशन क्या होता है कि मान लीजिए फर्स्ट केस कि आपका जनरेशन जो है इज ग्रेटर देन लोड, जो आपका डिमांड, क्या होगा अगर पावर जनरेशन ज्यादा हो रहा है, मतलब सप्लाई आपका ज्यादा है सिस्टम में लेकिन सिस्टम में कंजम्पशन जो उसका डिमांड है कम है, तो इफ द जनरेशन एक्सीड्स लोड और द डिमांड, क्या होगा कि जनरेटर का स्पीड आपका इंक्रीज हो जाएगा। इससे जनरेटर का स्पीड जैसे इंक्रीज करेगा तो सिस्टम का फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए सिस्टम में हम पावर सप्लाई ज़्यादा दे रहे हैं और कंजम्पशन ही नहीं हो रहा है तो सिस्टम का क्या होगा, जनरेटर का स्पीड बढ़ता जाएगा और सिस्टम का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सेकेंड केस है कि अगर आपका लोड इज ग्रेटर देन जनरेशन तो क्या होगा। अब अगर लोड जो डिमांड है वो एक्सीड्स द सप्लाई हो जाता है, मींस ग्रिड में सप्लाई कम है और डिमांड अगर ज़्यादा हो जाएगा
तो जनरेटर का जो स्पीड है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, उससे आपका सिस्टम का फ्रीक्वेंसी आपका डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से लेस हो जाएगा, और जब जनरेशन लोड से ज़्यादा हो जाता है, मतलब आपका सप्लाई अगर डिमांड से ज़्यादा हो जाएगा, तो सिस्टम का फ्रीक्वेंसी राइज हो जाता है। तो फ्रेंड, फ्रीक्वेंसी में जो डेविएशन होता है वो इतना डेंजरस क्यों है? Why the frequency deviations are dangerous? देखिए, all electrical equipment are designed to operate within a specific frequency range. जितना भी इंडिया में आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का जो डिज़ाइन किया जाता है वो आपको 50 हर्ट्ज के आसपास वर्किंग करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। Significant frequency deviation can lead to instability, equipment damage, overheating of the equipment, or even cascading blackout across the grids. देख, अगर आपका थोड़ा बहुत अगर फ्रीक्वेंसी में डेविएशन अगर होता है तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट डेविएशन अगर फ्रीक्वेंसी में आ जाता है तो आपका सिस्टम जो है अनस्टेबल हो सकता है, इक्विपमेंट में ओवर हीटिंग हो जाएगा, इक्विपमेंट आपका डैमेज हो सकता है, एंड आपका ब्लैकआउट भी हो सकता है। लार्ज एंड सिग्निफिकेंट फ्रीक्वेंसी डेविएशन कैन लीड टू ऑसिलेशन, लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म बिटवीन द जनरेटर्स, एंड अल्टीमेटली वाइड स्प्रेड पावर आउटेज, ब्लैकआउट हो सकता है अक्रॉस द ग्रिड। जितना भी आपका इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, आपका हॉस्पिटल्स है, डाटा सेंटर्स है, रिक्वायर वेरी स्टेबल पावर क्वालिटी, उनको बहुत स्टेबल पावर क्वालिटी चाहिए। अगर आपका फ्रीक्वेंसी में डेविएशन अगर ज़्यादा हो गया, कैन डिसरप्ट देयर ऑपरेशन, उनका ऑपरेशन रुक सकता है। तो आपको फ्रीक्वेंसी को एक विद इन अलाउबल रेंज में रखना है। अगर उससे ज़्यादा अगर डेविएशन अगर हो जाता है फ्रीक्वेंसी में तो प्रॉब्लम हो सकता है, इक्विपमेंट आपका डैमेज हो सकता है, सिस्टम इंस्टेबिलिटी हो सकता है। तो फ्रेंड, यहीं पे आपको ग्रिड के फ्रीक्वेंसी को स्टेबल रखने के लिए एजीसी आता है। एजीसी क्या आता है? एजीसी एक्ट एज ए सेकेंडरी कंट्रोल लूप। आपका एजीसी क्या है? सेकेंडरी कंट्रोल लूप है, जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स एंसिलरी सर्विस। आपका एक प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है जो आरजीएमओ एंड एफजीएमओ क्या है, आपका प्राइमरी रिस्पॉन्स है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स आ गया एजीसी। एक आपका टर्सरी रिस्पॉन्स होता है जो कि आपका बैटरी स्टोरेज पावर हो गया, है ना, तो पंप स्टोरेज हो गया, ये सब भी क्या है आपका हाइडल पावर प्लांट होगा, ये सब क्या है सेकंड आपका टर्सरी पावर रिस्पॉन्स सिस्टम होता है। एजीसी जो है वो आपका सेकेंडरी कंट्रोल लूप होता है। तो एजीसी क्या करता है यहाँ पे कि एजीसी कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग द सिस्टम फ्रीक्वेंसी। When a deviation is detected, मान लीजिए कि आपका सिस्टम के फ्रीक्वेंसी में, ग्रिड के आपका फ्रीक्वेंसी में कोई भी अगर डेविएशन डिटेक्टेड होता है तो इट ऑटोमेटिकली सेंड द सिग्नल टू द SRAS प्रोवाइडर, जो आपका सेकेंडरी रिस्पॉन्स एंसिलरी सर्विस प्रोवाइडर है, उसको ऑटोमेटिकली सिग्नल को सेंड करता है टू एडजस्ट देयर पावर आउटपुट। पावर आउटपुट को एडजस्ट करने के लिए भेजेगा, है ना। तो एजीसी क्या करता है कि कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग द सिग्नल, आपका सिस्टम फ्रीक्वेंसी कितना उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा, एंड व्हेन अ डेविएशन इज डिटेक्टेड इट ऑटोमेटिकली सेंड द सिग्नल टू द पावर जनरेटर्स टू एडजस्ट, मीन्स टू इंक्रीज और डिक्रीज देयर पावर आउटपुट एंड ब्रिंगिंग द फ्रीक्वेंसी बैक टू द डिजायर्ड रेंज। अगर मान लीजिए कि आपका देख रहा है कि आपका सिस्टम का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है, सिस्टम का फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। तो क्या करेगा कि एजीसी जितना भी पावर प्लांट है सबको एक सिग्नल भेजेगा एज पर देयर कैपेसिटी, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कितना कितना सिग्नल भेजेगा। उसका जो जितना कैपेसिटी है, जो कि आपका एनएलडीसी, जो एजीसी का नोडल एजेंसी है, एनएलडीसी को एक डाटा देता है, डाटा शेयर करता है पावर प्लांट, उसके कैपेसिटी के आधार पे एजीसी सिग्नल भेजता है हर पावर प्लांट को कि भाई आपका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर गया, आप अपना लोड को डिक्रीज कीजिए। ऑटोमेटिकली सिग्नल भेजेगा, उसमें पावर प्लांट का कुछ भी रोल नहीं है।
ऑटोमेटिकली आपको -20 -30 जितना भी उसका कैपेसिटी है पावर प्लांट का, जो कि डिक्लेयर कर चुका है, और जो जितना उसके पास अप रिजर्व कैपेसिटी है उसके हिसाब से एक ऑटोमेटिकली सिग्नल भेजेगा कि भाई अपना लोड को आप डिक्रीज कीजिए, ताकि आपका सिस्टम का जो डिमांड, जो सप्लाई ज़्यादा था उस सप्लाई को आप कम कर दीजिए। या देख रहा है कि आपका फ्रिक्वेंसी लो हो रहा है, मीन्स कि आपका सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा हो गया, तो ये जो भी SRS प्रोवाइडर है, क्योंकि हर पावर प्लांट को सिग्नल आपका AGC NLDC नहीं भेजेगा। जो पावर प्लांट SRAS प्रोवाइडर बन चुका है, सेकेंडरी रिस्पांस एंसिलरी सर्विस प्रोवाइडर बन चुका है, उसी को सिग्नल जाएगा। ये जो SRS प्रोवाइडर नहीं बना उसको कोई भी सिग्नल नहीं भेजेगा। ये जो SRS प्रोवाइडर बन चुका है उसको ये ऑटोमेटिकली सिग्नल भेजेगा कि देखिए भाई सिस्टम का फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहा है, आप अपना लोड को इंक्रीज कीजिए, और ताकि आपका फ्रीक्वेंसी जो उसका डिजायर रेंज है वहाँ तक पहुँच सके। तो ये ऑटोमेटिकली काम करता है। तो AGC क्या करता है? AGC रियल टाइम एडजस्टमेंट करता है, एंड दिस रियल टाइम एडजस्टमेंट इज क्रूशियल फॉर प्रिवेंटिंग द सिस्टम कोलैप्स। आपको ग्रिड को कोलैप्स होने से रोक देगा। ये मीन्स ये रियल टाइम एडजस्टमेंट करता है कि अभी देख रहा है कि सिस्टम का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है, तो पावर प्लांट जितना भी है उसको क्या करेगा, लोड को थोड़ा सा डिक्रीज कर देगा। देख रहा है कि ग्रिड का फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहा है, तो जितना भी SRS प्रोवाइडर है सबको बोलेगा कि लोड थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए, ताकि सिस्टम का फ्रीक्वेंसी एक अलाइबल रेंज में रहे। फ्रेंड, AGC का जो एक और इम्पॉर्टेंट काम है आपका, वह रेगुलेटिंग टाई लाइन पावर फ्लो। देखते होंगे फ्रेंड, आपका बहुत सारा ट्रांसमिशन लाइन होता है जिसको हम लोग टाई लाइन कहते हैं। इस टाई लाइन के थ्रू जो पावर का जो फ्लो होता है उसको भी ये रेगुलेट करता है। देखिए, मॉडर्न पावर सिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड फॉर्मिंग ए लार्ज ग्रिड विथ मल्टीपल कंट्रोल एरियाज। देखिए, जितना भी आपका पावर जनरेटर है सारा ग्रिड से कनेक्टेड है, और ग्रिड भी आपस में इंटरकनेक्टेड है और एक लार्ज ग्रिड का फॉर्मेशन करता है ये, ठीक है। और उस लार्ज ग्रिड को कंट्रोल करने के लिए उसको मल्टीपल कंट्रोल एरियाज में डिवाइड किया गया है। जैसे आपका ईस्टर्न ग्रिड हो गया, वेस्टर्न ग्रिड हो गया, सेंट्रल ग्रिड हो गया, साउदर्न ग्रिड हो गया, इस तरह से बहुत सारा ग्रिड्स है, ये में डिवाइड किया गया है। और ये जो आपका जो कंट्रोल रीजन है, ये आपका स्टेट हो सकता है या रीजन्स हो सकता है, ठीक है। और ये सभी कंट्रोल एरिया के बीच पावर का एक्सचेंज भी होता है थ्रू द टाई लाइन। अब टाई लाइन के थ्रू पावर का भी एक्सचेंज होता है फ्रॉम द वन कंट्रोल एरिया टू द अनदर कंट्रोल एरियाज। फ्रेंड, आपका जो फर्स्ट पॉइंट क्या देख लिए, इंटरकनेक्टेड ग्रिड है। आपका जितना भी ग्रिड है आपस में इंटरकनेक्टेड है, और उस ग्रिड को मल्टीपल कंट्रोल एरियाज में डिवाइड किया गया। ये कंट्रोल एरिया आपका स्टेट हो सकता है या रीजन्स हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आपका शेड्यूल्ड इंटरचेंज होता है। जितना भी कंट्रोल एरियाज है सबका अपना एक पावर शेड्यूल होता है। तो ईच कंट्रोल एरिया हैज ए पावर शेड्यूल इंटरचेंज विथ इट्स नेबर। नेबर के साथ ये पावर को इंपोर्ट भी कर सकता है या पावर एक्सपोर्ट भी कर सकता है। मान लीजिए कि आपका ये एक कंट्रोल एरिया है, दूसरा कंट्रोल एरिया मान लेते हैं ये है, एक कंट्रोल एरिया है, मान लेते हैं दूसरा कंट्रोल एरिया B है। तो मान लीजिए कि A आपका पावर B को भी भेज सकता है और B भी पावर A से ले सकता है, ठीक है। आपका A अगर B को पावर दे रहा है, इसका मतलब पावर वो एक्सपोर्ट कर रहा है, और B अगर पावर A से ले रहा है तो पावर वो इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच एक शेड्यूल पावर इंटरचेंज होता है कि ठीक है, आपका A जो है वो 40 मेगावाट पावर B से लेगा, ये आपका शेड्यूल है। और ये जो शेड्यूल जो होता है ये फॉरकास्ट किया जाता है कि भाई कल इतना डिमांड होगा, कल बेस्ड ऑन द प्रीवियस रिकॉर्ड वो एक शेड्यूल इंटरचेंज करता है कि हमको 40 मेगावाट का पावर फ्रॉम B को A से चाहिए। तो A B को पावर भेजेगा, शेड्यूल पावर इंटरचेंज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और B अगर A को भेज रहा है, A अगर B से ले रहा है तो ये B इंपोर्ट कर रहा है, पावर वो ले रहा है। तो दोनों आपका ये कंट्रोल एरिया और ये कंट्रोल एरिया आपस में क्या है, टाई लाइन के साथ कनेक्टेड है, और इसी टाई लाइन के थ्रू एक शेड्यूल पावर इंटरचेंज होता है। तो फ्रेंड्स, शेड्यूल इंटरचेंज होने से क्या होता है कि दिस शेड्यूल इंटरचेंज इंश्योर द एफिशिएंट पावर शेयरिंग एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन। क्योंकि आपका शेड्यूल इंटरचेंज से आपको एक फायदा क्या मिलता है कि आपको ये पता है कि ये कंट्रोल एरिया इतना पावर इंपोर्ट करेगा या ये कंट्रोल एरिया इतना पावर एक्सपोर्ट करेगा। तो उससे क्या हो जाता है कि आपका जो पावर जनरेशन है उसको एक आइडिया मिल जाता है कि हमको इतना पावर उस कंट्रोल एरिया में इतना पावर हमको जनरेट करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका मेंटेनिंग बैलेंस।
देखिए यहीं पे आपका एजीसी इंपॉर्टेंट काम करता है, क्योंकि हर कंट्रोल एरिया का अपना अपना एक एजीसी होता है, ठीक है। जैसे एक कंट्रोल एरिया का एक एजीसी होता है, नोडल एजेंसी, उस कंट्रोल एरिया को इतना पावर आएगा। एजीसी एक पार्टिकुलर प्लांट का नहीं होता है, एक कंट्रोल एरिया का होता है। आप हम लोग बाद में पढ़ेंगे, एक आपका कंट्रोल एरिया एरर होता है कि जैसे आपका एक कंट्रोल एरिया, उस कंट्रोल एरिया में कितना लोड बढ़ाना या घटाना है, वो उस कंट्रोल एरिया के अंदर जितना भी सर्विस प्रोवाइडर है, जो आपका सेकेंडरी रिस्पांस एंड एंसिलरी सर्विस प्रोवाइडर, उसको ये कमांड भेजेगा कि भाई इस आपके कंट्रोल एरिया में इतना मेगावाट का डेफिसिट है या सरप्लस है, आपको इसके फ्रीक्वेंसी को स्टेबिलिटी रखने के लिए उतना मेगावाट का आपको इंक्रीज या डिक्रीज आपको करना है। और ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा अमोंग द आपको एसआरएस प्रोवाइडर, वो डिपेंड करता है उसका रैंप अप रेट एंड द कॉस्ट फैक्टर पे, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो मेंटेनिंग बैलेंस कैसे करता है कि एजीसी नॉट ओनली मेंटेन द फ्रीक्वेंसी इट्स ऑन कंट्रोल एरिया। एजीसी का सिर्फ ये काम नहीं है कि अपना कंट्रोल एरिया के फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना, बट इट ऑल्सो इंश्योर द actual power flow over the tie line matches the schedule interchange। जैसे एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कि आपका कंट्रोल एरिया ए है, एक कंट्रोल एरिया आपको बी है, इसके बीच आपका क्या हुआ कि जो कंट्रोल एरिया ए जो है वो शेड्यूल इंटरचेंज किया कि भाई हमको 40 मेगावाट पावर आप एक्सपोर्ट कीजिए। मतलब एक कंट्रोल एरिया एक्सपोर्ट 40 मेगावाट शेड्यूल्ड पावर कंट्रोल एरिया बी को देगा, ठीक है। ये आपका शेड्यूल इंटरचेंज है कि ए जो है वो बी को 40 मेगावाट पावर देगा। ये कैसे देगा? थ्रू द टाई पावर लाइन से, ठीक है। तो अब एजीसी क्या करेगा कि आपको इसको कंट्रोल करेगा कि भाई आप कंट्रोल एरिया ए जो है, कंट्रोल एरिया बी को 40 मेगावाट का पावर शेड्यूल हुआ है, पावर इंटरचेंज हुआ है, एक्चुअल में कितना ये पावर दे रहा है वो इसके साथ शेड्यूल इंटरचेंज के साथ मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका ए जो है एक्सपोर्ट 30 मेगावाट कर रहा हो, कम कर रहा हो एक्सपोर्ट, या हो सकता है शेड्यूल से ज़्यादा मेगावाट इंटरचेंज कर रहा हो, इसको भी ये कंट्रोल करेगा एजीसी। तो एजीसी क्या करता है कि मैचेस द एक्चुअल जो पावर फ्लो हो रहा है ओवर द टाई लाइन, उसको मैच कराएगा शेड्यूल इंटरचेंज के साथ। तो एजीसी आपको देखेगा कि आप कि कंट्रोल एरिया ए से बी को कितना पावर, एक्चुअल पावर भेज रहा है और शेड्यूल कितना है, उस दोनों को मैच कराने का कोशिश करेगा। सपोज कीजिए कि कंट्रोल एरिया ए जो है वो एक्सपोर्टिंग मोर पावर देन द शेड्यूल। मान लेते हैं कंट्रोल एरिया आपको 50 मेगावाट पावर एक्सपोर्ट कर रहा है, दे रहा है कंट्रोल एरिया बी को, तो इट कैन पुट ए स्ट्रेन ऑन द नेबरिंग एरियाज। नेबरिंग एरिया का क्या हो जाएगा? नेबरिंग एरिया का आपका फ्रीक्वेंसी इसका क्या हो जाएगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये 40 मेगावाट का कमिटमेंट किया कि भाई बी में 40 मेगावाट प्लांट ये लेगा, इंपोर्ट करेगा। मैंने बी को 40 मेगावाट आ रहा है, तो इसके हिसाब से अपना इसका डिमांड होगा, वो डिमांड के हिसाब से वो एग्रीमेंट किया कि भाई आप हमको 40 ही दीजिए। अब मान लीजिए वहाँ पे हम 50 भेजना शुरू हो गया, तो क्या होगा? आपका डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा हो गया, तो आपका बी का क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या करेगा कि देख रहा है वो ए का जो एजीसी है, वो क्या करेगा कि एरिया ए कंट्रोल एरिया में जितना भी आपका एसआरएस प्रोवाइडर है, जो आपका सेकेंडरी रिस्पांस एंसिलरी सर्विस प्रोवाइडर है, उसको ये कमांड भेजेगा कि प्लीज जनरेट लेस पावर। वो लेस ऑटोमेटिक एक सिग्नल भेजेगा और उसका पावर आउटपुट को डिक्रीज कर देगा कि भाई आप 10 मेगावाट ज़्यादा दे रहे हैं, इससे आपका बी का जो कंट्रोल एरिया का जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो रहा है। और सिर्फ इसका इंक्रीज नहीं करेगा, ओवरऑल पूरा ग्रिड के फ्रीक्वेंसी को ये डिस्टर्ब कर सकता है। तो ए प्लांट को बोलेगा कि भाई आप जनरेशन कम कीजिए। एक कंट्रोल एरिया के अंदर जितना भी सर्विस प्रोवाइडर है, आपका सेकेंडरी एसआरएस प्रोवाइडर है, उसको ये ऑटोमेटिकली कमांड भेजेगा और उसके लोड को, उसके जो पावर आउटपुट है उसको ये डिक्रीज कर देगा। तो एजीसी यहाँ पे क्या करेगा कि एजीसी जो होता है, एजीसी यूजेज ए वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। एजीसी जो होता है जनरली 2 फैक्टर पे काम करता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एजीसी, एजीसी किस प्रकार से वर्क करता है। देखिए एजीसी को वर्क करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक होता है फ्रीक्वेंसी बायस कोएफिशिएंट, एक होता है आपका एरिया कंट्रोल एरर। इसी 2 फैक्टर पे एजीसी जो होता है वो वर्क करता है, ठीक है।
तो AGC यूजेस ए वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कॉल्ड एरिया कंट्रोल एरर। एक एरिया कंट्रोल एरर होता है ACE। मैं इसको बाद में डिटेल में अच्छे से बताऊंगा कि ACE क्या होता है, अभी इसको सिर्फ समझिए कि हर एरिया का एक एरिया कंट्रोल एरर होता है, ठीक है। तो ये एरिया कंट्रोल एरर में दो पार्ट होता है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डेविएशन एंड टाई लाइन फ्लो डेविएशन। इसमें दो पार्ट होता है कि आपका टाई लाइन फ्लो डेविएशन कितना है और उस एरिया का फ्रीक्वेंसी डेविएशन कितना होता है। दोनों पार्ट को कंबाइन कीजिएगा तो उससे आपका एरिया कंट्रोल एरर निकलेगा। तो सिंपल समझिए, एरिया कंट्रोल एरर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डेविएशन एंड द टाई लाइन पावर डेविएशन होता है। और AGC का जो मेन इंपॉर्टेंट गोल होता है टू ब्रिंग द एरिया कंट्रोल एरर टू जीरो। इसको जीरो करना है। जीरो मतलब क्या होता है कि आपका फ्रीक्वेंसी डेविएशन भी जीरो, जितना आपका 50 हर्ट्ज है उतना आपका 50 हर्ट्ज उस कंट्रोल एरिया का आप मेंटेन हो रहा है। दूसरा, जितना आपका शेड्यूल इंटरचेंज था उतना ही आपका एक्चुअल पावर इंटरचेंज हो रहा है ना। तो दोनों क्या हो गया, जीरो। तो ACE जीरो। तो AGC का मेन काम क्या होता है कि किसी भी कंट्रोल एरिया का जो एरिया कंट्रोल एरर होता है उसको जीरो करना, ताकि आपका सिस्टम स्मूथ रहे और आपका जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन भी जीरो एंड जो टाई लाइन पावर फ्लो डेविएशन भी आपका जीरो हो। मीन्स जितना उसका डिजायर्ड वैल्यू है उतना पे वो मेंटेन करें। फ्रेंड, AGC का जो थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसका इकोनॉमिक डिस्पैच। देखिए, आप चाहते हैं कि पावर आपको सस्ता में मिले, इसमें भी आपका AGC इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए कैसे, देखिए बियॉन्ड स्टेबिलिटी। देखिए AGC का काम तो पहला काम तो है कि आपका ग्रिड के फ्रीक्वेंसी को स्टेबिलिटी करना, स्टेबल रखना, उसका रिलायबल ऑपरेशन को इंश्योर करता है ये। बट बियॉन्ड स्टेबिलिटी AGC ऑल्सो कंट्रीब्यूट द इकोनॉमिक ऑपरेशन ऑफ द ग्रिड। ये ग्रिड के इकोनॉमिक ऑपरेशन को भी ये इंश्योर करता है भाई ग्रिड का ऑपरेशन इकोनॉमिक रहे। कैसे, देखिए इट कैन बी इंटीग्रेटेड विद द इकोनॉमिक डिस्पैच फंक्शंस। इसमें बहुत सारे इकोनॉमिक डिस्पैच फंक्शंस होता है टू डिटरमाइन व्हिच जनरेटर शुड एडजस्ट देयर पावर आउटपुट बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ द जनरेशन, इंश्योरिंग दैट द चीपेस्ट पावर इज डिस्पैच्ड फर्स्ट व्हाइल इंश्योरिंग द सिस्टम्स स्टेबिलिटी। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि आपका एक कंट्रोल एरिया है, मान लीजिए एक कंट्रोल एरिया है, ठीक है। आपका एक कंट्रोल एरिया में मान लीजिए कि 5 SRAS प्रोवाइडर मान लीजिए, ठीक है। 5 SRAS प्रोवाइडर मतलब एक कंट्रोल एरिया में एग्जांपल लेते हैं कि इस कंट्रोल एरिया में बहुत सारा पावर प्लांट हो सकता है, बट आपका SRAS प्रोवाइडर आपका मान लीजिए 5 ही है जिसका AGC इनेबल्ड है उसमें, उस पावर प्लांट में, और वो डायरेक्ट NLDC से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। मान लेते हैं 5 SRAS प्रोवाइडर, ठीक है। मान लेते हैं कि आपका 1 2 3 4 एंड 5 पावर प्लांट, ठीक है। मान लीजिए कि इस कंट्रोल एरिया में आपको 300 मेगावाट का SRS अप का रिक्वायरमेंट आया, अप का रिक्वायरमेंट आया। देख रहा है कि इस एरिया का कंट्रोल एरिया जो एरिया कंट्रोल एरर जो है वो नेगेटिव है। एरिया कंट्रोल एरर अगर नेगेटिव है इसमें मीन्स उस कंट्रोल एरिया में जितना भी सर्विस प्रोवाइडर है उसको बोलेगा कि अपना पावर आउटपुट बढ़ाइए, ठीक है। अगर इसका आपका एरिया कंट्रोल एरर अगर पॉजिटिव है, इट मीन्स AGC इस कंट्रोल एरिया में जितना भी सर्विस आपका सर्विस प्रोवाइडर है सबको बोलेगा कि अपना आउटपुट को डिक्रीज कीजिए। प्लस मतलब क्या होता है, ये ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और अगर नेगेटिव है इसका मतलब क्या होता है, ये लेस जनरेटिंग कंट्रोल एरिया है, तो इस कंट्रोल एरिया में जितना भी SRS प्रोवाइडर है सबको बोलेगा कि अपना आउटपुट को इंक्रीज कीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए आपको रिक्वायरमेंट आया कि 300 मेगावाट का आपको लोड बढ़ाना है, तो 300 मेगावाट क्या करेगा, इस पांचों प्लांट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इस क्या करेगा, इस पांचों प्लांट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लेकिन ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि 300 का रिक्वायरमेंट आया, अब 5 SRS प्रोवाइडर है तो 300/5 कर देगा, सबको 60 मेगावाट दे देगा। नहीं, ऐसा नहीं करता ये जो लोड का जो अब डिस्ट्रीब्यूशन करेगा इस पांचों प्लांट में, जो पांचों आपका SRS सर्विस प्रोवाइडर है, वो डिपेंड करता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स इसका बताऊंगा, अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये जो लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा
वो कौन सा एसआरएस प्रोवाइडर को सेलेक्ट करेगा, वो डिपेंड करता है दो फैक्टर पे। एक होता है आपका रेट फैक्टर। रेट फैक्टर मतलब उसका रैंप अप रेट कितना है, मतलब मेगावाट पर मिनट, 1 मिनट में कितना मेगावाट वो लोड को इंक्रीज कर सकता है। दूसरा होता है कॉस्ट फैक्टर। दूसरा क्या होता है इसका कॉस्ट फैक्टर कि प्राइस पर किलोवाट आवर, 1 किलोवाट यूनिट, 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट बनाने में कितना उसका एनर्जी लग रहा है। इसी दोनों फैक्टर पे आपका जो लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा अमॉन्ग द सर्विस प्रोवाइडर, इसी पे डिपेंड करता है। तो देखेगा कि जिस प्लांट का रेट फैक्टर बहुत ही ज़्यादा है और साथ साथ देख रहा है कि उसका कॉस्ट ऑफ जनरेशन भी बहुत ही कम है, उसी प्लांट को ज़्यादा लोड देगा वो। मतलब 300 में हो सकता है 100 मेगावाट एक ही प्लांट को दे दे। देख रहा है कि मान लीजिए कि जिस प्लांट का देख रहा है रैंप अप रेट भी बहुत अच्छा है और कॉस्ट फैक्टर भी बहुत कम है, तो उसको ज़्यादा मेगावाट आपको दे देगा। और देख रहा है कि जिस प्लांट का देख रहा है कॉस्ट फैक्टर बहुत ही ज़्यादा है, भाई पर यूनिट बहुत ज़्यादा उसको पैसा लग रहा है, तो उसको कम कंट्रीब्यूशन देगा लोड का। तो ये एजीसी इसको भी इंश्योर कर रहा है कि आपका ग्रिड में वैसा ही पावर जाए, वैसे ही प्लांट का पावर जाए जिसका कॉस्ट बहुत ही कम हो। मान लीजिए कि 300 में मान लीजिए कि 1 नंबर प्लांट का कॉस्ट बहुत ही कम है, तो हो सकता है एक प्लांट को आपको 150 मेगावाट दे दे ताकि ग्रिड में चीप पावर अवेलेबल हो। तो इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ द यूटिलिटी एंड अल्टीमेटली फॉर द कंज्यूमर्स। आपको कंज्यूमर में को सस्ता बिजली मिले, इसको भी ये इंश्योर करता है एजीसी। यही है आपका इकोनॉमिक डिस्पैच। फ्रेंड, एजीसी ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल का जो 4th इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, रिस्पॉन्डिंग टू लोड चेंजेस एंड डिस्टर्बेंस। जैसे लोड चेंजेस अगर हो गया या लार्ज डिस्टर्बेंस हो गया, वहाँ पे भी क्विक रिस्पॉन्ड करेगा आपका एजीसी। देखिए क्या होता है, डायनेमिक लोड है। आज के डेट में क्या डायनेमिक लोड होता है, जो कंज्यूमर का जो नेचर है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का, वो चेंज हो रहा है। तो ये आपका जो डिमांड ऑफ द पावर जो होता है वो कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट करता है ड्यू टू द वेरियस फैक्टर। आपका मतलब वेदर चेंज हो गया या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी अगर चेंज हो गया या रेसिडेंशियल कंजम्पशन, इस तरह फैक्टर के कारण जो होता है आपका डायनेमिक लोड हो गया। आपका डिमांड जो है लोड का वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो आपका चेंज करते रहता है ना। रेसिडेंशियल जैसे मतलब कि किसी कंट्रोल एरिया में अचानक इंडस्ट्री अपना पावर कंज्यूम करने लगा, या आपका वेदर चेंज हो गया, मान लीजिए कि तो वेदर चेंज होने से क्या होता है, रेसिडेंशियल कंजम्पशन आपका चेंज हो गया, इंडस्ट्रियल में कुछ एक्टिविटी आपका बढ़ गया। तो इस कारण से क्या होता है कि आपका जो डिमांड होता है लोड का वो कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट करेगा थ्रू आउट द डे, कांस्टेंट नहीं रहता है वो। ठीक है। दूसरा रीजन क्या है कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकता है। मान लीजिए कि आपका सडन आपका ग्रिड में सडन डिस्टर्बेंस आ गया, जैसे कि आपका ट्रिपिंग ऑफ द लार्ज पावर जनरेटर, आपका थर्मल पावर प्लांट है, लार्ज थर्मल पावर प्लांट, मान लीजिए अचानक ट्रिप कर गया। ठीक है। या आपका जो ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट आ गया, जो जिस ट्रांसमिशन लाइन से पावर जा रहा था उसमें मान लीजिए फॉल्ट आ गया अगर। ठीक है। या अचानक सर्ज इन द डिमांड, लोड डिमांड हो गया कि लोड डिमांड अचानक उस एरिया का बढ़ गया। तो ये सभी क्या है कि आपका अनएक्सपेक्टेड डिस्टर्बेंस ग्रिड में आ सकता है। तो इसी सब अनएक्सपेक्टेड डिस्टर्बेंस ग्रिड को देखते हुए आपका एजीसी जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है। एजीसी क्या करेगा वहां पे, देखिए ऐसे तो आपका एजीसी क्या है, सेकेंडरी कंट्रोल, आपका सेकेंडरी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल लूप है ये। प्राइमरी रिस्पांस हर जितना भी पावर प्लांट है सब में अपना प्राइमरी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कंट्रोल होता है। जैसे आपका आरजीएमओ हो गया, एफजीएमओ हो गया, ये इसका क्या है कि अपना ग्रिड, अपना पावर प्लांट का अपना फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है। अगर फ्रीक्वेंसी आपका ड्रॉप करता है तो आरजीएमओ एंड एफजीएमओ एक्टिव हो जाएगा, बट इसका जो लोड का एडिशन जो होता है वो लिमिटेड होता है। ये क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के हिसाब से इसका जो लोड जो इंक्रीज करता है वो लिमिटेड होता है। जैसे आपका आरजीएमओ या एफजीएमओ अगर एक्ट हो गया मान लीजिए, तो ये 4 मिनट तक ही लोड को मेंटेन करेगा, फिर अपना इसका सिग्नल आपका विड्रॉ हो जाता है। तो लोड बढ़ाएगा, अगर फ्रीक्वेंसी डिप मारेगा तो आरजीएमओ या एफजीएमओ जो होता है, हर पावर प्लांट का अपना आरजीएमओ एंड एफजीएमओ होता है, वो भी हम लोग इनेबल करके रखते हैं। वो लोड को इंक्रीज करेगा, बट जो लोड का जो एडिशन होता है वो लिमिटेड होता है।
ये 4 मिनट तक ही सिग्नल को होल्ड करता है। लेकिन एजीसी जो होता है अगर जब भी सिग्नल देगा वो 30 मिनट तक लोड को होल्ड रखता है वो। और जो एसआरएस प्रोवाइडर जो होता है जिसको एजीसी इनेबल्ड है जिसमें, वो आपको विदिन 30 सेकेंड वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा और आपको 4 to 5 मिनट में लोड को जितना उसको डिमांड मिला है वो अपना बढ़ा के मेंटेन कर देगा और उस लोड को 30 मिनट तक सिग्नल को होल्ड रख सकता है। और एजीसी क्या होता है, हर 4 सेकेंड में आपको सिग्नल भेजता रहेगा, हर 4 सेकेंड में। तो इसका जो एरिया जो होता है वो लार्ज रेंज है, इसलिए एजीसी को हम लोग सेकेंडरी कंट्रोल रूप कहते हैं इसमें। विद द रिस्पॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंजेस एजीसी प्रोवाइड्स ए सस्टेन्ड एंड कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स, कहता है एंड इट वर्क्स ओवर ए टाइम फ्रेम ऑफ सेकेंड टू द मिनट्स टू रिस्टोर द सिस्टम टू ए स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट। और विदाउट एजीसी आपका सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, आपका ग्रिड फेल हो सकता है। तो क्या करेगा कि जैसे ही आपका कहीं भी डिस्टर्बेंस आया, कितना भी लोड का आया, वो तुरंत उस कंट्रोल एरिया में जितना भी आपका पावर प्लांट है, जो भी जितना भी एसआरएस प्रोवाइडर पावर प्लांट है, उसको तुरंत कमांड भेजेगा और लोड को इंक्रीज करवा देगा, ताकि आपका ग्रिड में जो डिस्टर्बेंस है वो प्रिवेंट हो सके, ग्रिड स्टेबल ऑपरेशन कर सके, उसको इंश्योर करता है आपका एजीसी। फ्रेंड, ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल का जो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इंटीग्रेटिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस क्या है आपका, जैसे सोलर पावर हो गया, विंड पावर हो गया। नाउडेज द पार्टिसिपेशन ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस आपका इंक्रीज होता जा रहा है। द इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन ऑफ द वेरियस renewable energy sources like solar powers or the wind powers introduces new challenges to the grid stability। अभी ग्रिड में जो इतना स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई ग्रिड को स्टेबल रखना है, तो ग्रिड के स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कौन कर रहा है, आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। दे आउटपुट कैन वेरी रैपिडली एंड अनप्रेडिक्टेबली ड्यू टू द वेदर चेंजेस। जैसे आपका सोलर है, अभी आपका मान लिया 100 मेगावाट दे रहा है, अचानक आपका वेदर चेंज हो गया, क्लाउड आ गया, आपके पास इसका आउटपुट सीधा ड्रॉप हो जाएगा। या विंड एनर्जी है, अभी हवा चल रहा है, विंड एनर्जी पावर जनरेट कर रहा है, जैसे ही आपको मान लिया कि एयर का वेलोसिटी कम हो गया या एयर रुक गया, जीरो हो गया वेलोसिटी, तो विंड एनर्जी क्या होगा, पावर देना कम कर देगा। तो इसका क्या आउटपुट जो होता है ना, वो वेरी करता रहता है, फ्लक्चुएट करता रहता है और रैपिडली फ्लक्चुएट करता है एंड अनप्रिडिक्टेबल। आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अभी आपका सोलर 100 मेगावाट दे रहा है, अगले 2-3 मिनट के बाद तो कितना मेगावाट देगा वो, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। और इसी कारण से आपका ग्रिड का स्टेबिलिटी जो होता है वो डिस्टर्ब हो रहा है। और आपको रिन्यूएबल एनर्जी तो देना ही देना है, क्योंकि हर कंट्री रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी ये क्लियर गाइडलाइंस है कि हर थर्मल पावर प्लांट को रिन्यूएबल एनर्जी देना है। अगर आप खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो किसी रिन्यूएबल एनर्जी से आपको पावर को परचेज करके उतना आपको दिखाना है। तो ये क्या है कि अभी ग्रिड में रिन्यूएबल एनर्जी का पेनिट्रेशन बढ़ता जा रहा है, तो जितना ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का पेनिट्रेशन बढ़ेगा, ग्रिड आपका स्टेबिलिटी ग्रिड का इंश्योर नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे एजीसी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करेगा। So the AGC even play a very more critical role to the grid with high renewable energy sources penetration। जब ग्रिड में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का पेनिट्रेशन ज़्यादा हो, उस कंडीशन में आपका AGC जो है इवन मोर क्रिटिकल रोल प्ले करता है फॉर मेंटेनिंग द ग्रिड स्टेबिलिटी। AGC क्या करेगा, मान लिया कि वेरिएबिलिटी ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी आ गया, अचानक रिन्यूएबल एनर्जी फेल हो गया, सोलर पावर देना बंद कर दिया, विंड पावर देना बंद कर दिया, तो अचानक क्या करेगा कि आपका ग्रिड का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिक्रीज करना शुरू करेगा। तुरंत उस एजीसी क्या करेगा, उसको मॉनिटर, आपको एजीसी क्या करता है, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता है ग्रिड फ्रीक्वेंसी को। तुरंत ग्रिड फ्रीक्वेंसी को मॉनिटर करके जितना भी आपका कन्वेंशनल पावर प्लांट है या अदर फ्लेक्सिबल सोर्स, जैसे आपका बैटरी स्टोरेज है, पंप स्टोरेज है, उसको तुरंत आउटपुट, उसका पावर आउटपुट को इंक्रीज कर देगा, ताकि आपका जो जनरेशन एंड द लोड का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे और ग्रिड का फ्रीक्वेंसी स्टेबल रहे। जैसे ही आपका, जैसे किसी भी कंट्रोल एरिया, इसलिए तो बहुत सारा ग्रिड को कंट्रोल एरिया में डिवाइडेड है और हर कंट्रोल एरिया का में एजीसी है, और उस कंट्रोल एरिया में जितना भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है, जो आपका एसआरएस प्रोवाइडर है, उस सब के
पावर प्लांट को आउटपुट को तुरंत ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा, वो एज पर देयर कैपेसिटी बढ़ाता है। वो ऐसा नहीं 100 मेगावाट का पावर प्लांट है उसको 200 कमांड दे देगा, नहीं, वो एक डाटा शेयर करता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हर पावर प्लांट क्या क्या डाटा शेयर करता है एनएलडीसी के साथ। तो जो डाटा शेयर करता है उसके बेसिस पे हर पावर प्लांट के लोड को इंक्रीज कर देगा एज पर देयर कैपेसिटी, और ग्रिड के फ्रीक्वेंसी को स्टेबल रखेगा। तो फ्रेंड, आपने देखा कि एजीसी क्या है और एजीसी का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है और एजीसी क्यों रिक्वायरमेंट है आज के डेट में। तो लास्ट में अगर हम लोग एजीसी को अगर समराइज करें तो ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल एक्ट एज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ ए पावर ग्रिड। एजीसी क्या है? एजीसी एक्ट एज ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द पावर ग्रिड, कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग इट्स वाइटल साइन। उसको जो उसका फ्रीक्वेंसी है उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता रहता है एंड टेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट टू कीप इट हेल्दी, स्टेबल एंड रिलायबल इन द फेस ऑफ कंटिन्यूस चेंजेस एंड अनफॉर्सीन इवेंट। आपका ग्रिड में क्या है? अनफॉर्सीन आपका इवेंट होता रहेगा, अनफॉर्चुनेट डिस्टर्बेंस होता रहेगा, आपका ट्रांसमिशन लाइन फॉल्ट हो सकता है, आपका जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का जो इतना लार्जर पेनेट्रेशन हो रहा है ग्रिड सिस्टम में वो आपका फेल हो सकता है। तो इस सब को देखते हुए ग्रिड के फ्रीक्वेंसी को स्टेबल रखने के लिए, आपका इक्विपमेंट को डैमेज होने से बचाने के लिए, जो कैस्केडिंग ब्लैकआउट अक्रॉस द ग्रिड होगा उसको रोकने के लिए आपका एजीसी आया है। और एजीसी क्या करेगा? वो ग्रिड के फ्रीक्वेंसी को स्टेबल रखेगा, ग्रिड को स्टेबल रखेगा, उसको हेल्दी रखेगा, स्टेबल रखेगा एंड रिलायबल रखेगा। ठीक है, तो बड़ा विदाउट एजीसी सिस्टम आज के डेट में आपका ग्रिड का स्टेबिलिटी इंश्योर आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए एजीसी का इम्पोर्टेंस नाउडेज काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो फ्रेंड, ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल के इस पार्ट 1 में आपने देखा कि एजीसी क्या है, एजीसी का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है एंड व्हाई एजीसी इज इम्पॉर्टेंस इन मॉडर्न डे सिनारियो में। ग्रिड के स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए एजीसी का इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें, मैं आपका कमेंट में रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एजीसी किस प्रकार से वर्क करता है, एजीसी किस प्रकार से आपका ग्रिड के फ्रीक्वेंसी को स्टेबल रखता है, उसका मेन कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बेसिस पे आपका एजीसी वर्क करता है। जैसा आपका 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, एक एरिया कंट्रोल एरर होता है, एक फ्रीक्वेंसी बायस कोएफिशिएंट होता है। इस 2 फैक्टर पे आपका एजीसी वर्क करता है। तो डिटेल से इसके बारे में हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू।